Hello students, now we are going to start a new chapter, Fundamental of Partnership Firm. Clear? So basically in this chapter we are going to know or understand about the partnership firm, the accounting, the nature of the partnership firm, what is partnership, clear? The basic meaning of the partnership, the basic requirement of the partnership firm, the accounting treatment of the partnership, clear? So the main difference between this chapter and class 11th is class 11th was related to the sole proprietors. क्लियर ऑल जो सारी रिकॉर्डिंग आपने क्लास 11th में किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया, कैश बुक बनाया, वो सब कुछ रिलेटेड किससे था? सोल प्रोप्राइटर से था। बट ये है पार्टनरशिप फॉर्म। अब क्या डिफरेंस होता है सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में? तो जैसा आप नाम से ही जानते हो, सोल प्रोप्राइटर का मतलब कि ऐसा बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटरप्राइजेज जिसका केवल वन ही ओनर हो, जैसे एक आदमी, उसी का खुद का बिजनेस है, उसी का सब कुछ कंट्रोल है उसके ऊपर। बट पार्टनरशिप फर्म में ये होता है कि दो या दो से अधिक लोग जो है म्यूचुअल कॉन्सेंट से, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग म्यूचुअल कॉन्सेंट से और एक डेफिनेट सर्टेन अमाउंट ऑफ द कैपिटल से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर द प्रॉफिट मोटिव, देन दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we understand the basic definition of the partnership firm. Let's see. Partnership firm. So this partnership, okay, the basic rules and regulation of the partnership are governed by the section 4 of the Indian Partnership Act 1932. Clear है? Then the definition will be according to section 4 of Partnership Act 1932, a partnership is defined as a partnership is a business which is run by two or more partners with mutual consent and with certain amount of capital and also profit sharing ratio. Clear है? So this is the basic definition. A partnership is a business which is run by two or more partners with the mutual consent and with the certain amount of the capital and also profit sharing ratio. ठीक है, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा, 3:2 है, 4:5 है। क्लियर है? अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप ये मान के चलोगे कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। अब इसमें एक म्यूचुअल कॉन्सेंट वर्ड आया है, ये रहा। म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में चलता है, रन करता है, तो सबसे बड़ा थ्रेट इसमें ये होता है कि ये डील कभी भी टूट सकती है। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है ये कभी भी टूट जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर आदमी का अपना अपना अलग अलग थॉट होता है, बिजनेस करने का स्टाइल होता है। ठीक है, तो उस स्टाइल को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हमको अगर परफॉर्म करना है तो जरूरी है कि दोनों लोगों का थॉट मिलता जुलता रहे और मिले। ठीक है, वरना फिर पार्टनरशिप फर्म टूट जाएगा। तो म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब ये होता है कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप बोथ द पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, 2 और 3 जितने भी हैं, वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाते हैं कि हमारा कंपनी का नेम क्या होगा, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा,
कैपिटल हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर इक्वल कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, क्लियर है। जिसका जितना कैपिटल होगा वो उतना कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उसका उतना ही ज़्यादा शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है। तो कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कौन एक्टिव पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, ये अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं जो अभी आगे के क्लास में आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द पार्टनर्स क्या होगा, अभी सारी बातें अभी हम क्लियर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से क्रिएट की जाती हैं कि क्या होगा, ताकि आगे चल के कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो पाए। और एज द अकाउंटेंट आपका फर्स्ट एम क्या होता है कि आप पार्टनरशिप फर्म में या आगे चलोगे तो जब सेकेंड बुक में कंपनी पढ़ोगे, उस कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में जितने भी होने वाले डिस्प्यूट हैं, उस डिस्प्यूट को आपको खत्म करना है, एंड करना है। तो इसके लिए म्यूचुअल कॉन्सेंट का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब होता है बेसिकली एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, क्लियर है, बिटवीन द पार्टनर और अमंग द पार्टनर्स। अब जैसे कि एक चीज यहां पे और एक समझ लो, जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या दे दें, चलो एबीसी लिमिटेड लिख लेते हैं, क्लियर है, एबीसी लिमिटेड लिख लेते हैं। अब एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी जो है चलते गई और कभी ये इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, ठीक है। ये कंपनी जो है दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट हो गई तो इसमें कंपनी में कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, लिमिट नहीं है उसका, कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो उन सारे शेयर होल्डर्स में कुछ क्रेडिटर्स भी होंगे, ठीक है, या शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कई सारे, बड़ी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, तो उसमें कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कई सारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स को अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो जितने भी क्रेडिटर है, मान लो कि ये क्रेडिटर है 1 2 3 4 5, ये सारे क्रेडिटर्स हैं। तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो इसके जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर जो है कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के ओनर होते हैं। तो शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल टू पे द क्रेडिटर्स, क्लियर है। दीज क्रेडिटर्स विल बी पेड ऑफ बाय सेलिंग द एसेट ऑफ द कंपनी ओनली, क्लियर है। मतलब कि ये क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स को हम कैसे पे करेंगे, क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे कंपनी की ही एसेट को सेल आउट करके, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो ये है राम, ये है सुरेश और ये है महेश, and these are the shareholders, these are the shareholders of this company and this company become insolvent, दिवालिया हो गई है, ठीक है। इसके क्रेडिटर को मीट आउट करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा कि कंपनी की जितनी भी एसेट होगी ना, ये जितनी भी एसेट होगी कंपनी की, इसको सेल किया जाएगा और सेल करने के बाद जो भी पैसा आता है उस पैसे से इनकी लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी जो भी है, हम अपना लाइबिलिटी मीट आउट करेंगे, खत्म करेंगे। इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम नहीं सेल कर सकते हैं, आई बात समझ में, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई फर्म है, जैसे कि कुछ भी लिख देते हैं, जैसे चलो या XYZ कोई फर्म है, ठीक है, ये लिमिटेड कंपनी है इसलिए ये कंपनी हमने LTD लिखा है, लिमिटेड लिखा है। ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, XYZ एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। अब ये इंसॉल्वेंट हो गई और इसमें सपोज कि 3 मालिक हैं, यही राम, सुरेश और महेश, ठीक है, 3 कंपनी के ये पार्टनर्स हैं और ये कंपनी भी इंसॉल्वेंट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई और इसके भी कुछ क्रेडिटर्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं जो इसको
पूरा करना है, फुलफिल करना है। सपोज कि इसकी जो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, अगर हम मेन मान के चले कि क्रेडिटर्स है वो है 5 लाख रुपीज का, या 5 नहीं करते 50 कर लेते हैं, 50 लाख रुपीज का, 50 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स है। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और कंपनी के पास जो एसेट है वो कितना है, वो केवल 10 लाख रुपीज का है। ठीक है, कंपनी के पास केवल 10 लाख रुपए के ही एसेट पड़े हुए हैं। तो इस 10 लाख से इसका 50 लाख तो नहीं रिकवर होने वाला है फिलहाल। तो क्या होगा फिर इस केस में कि इस 10 लाख से इस 50 लाख को रिकवर किया जाएगा, बचेगा जो 40 लाख, इसमें से 10 लाख को हम माइनस कर देंगे, इसमें से हम 10 लाख को माइनस कर देंगे, और जो ये बचा हुआ 40 लाख रुपए का क्रेडिटर है, ये अपना, ये तीनों लोग अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके इसकी जो भी लाइबिलिटी है उसको मीट आउट करेंगे। समझ में आ रही है बात? मतलब कि बेसिक डिफरेंस क्या है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स या ओनर एक ही बात है। ठीक है, शेयर होल्डर्स या ओनर पर्सनल लाइबल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कंपनी डूब जाती है तो कंपनी का जो एसेट है वो सेल करके हम इनकी लाइबिलिटी को मीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन फर्म में क्या होता है कि फर्म में पार्टनर्स पर्सनली लाइबल होता है क्रेडिटर्स को पैसे देने के लिए। आई बात समझ में? तो बेसिक डिफरेंस ये है, समझ में आ गया कि फर्म में आपको पर्सनली अपना एसेट सेल करना पड़ेगा, पर्सनल जो एसेट है वो सेल करना पड़ेगा, ज्वेलरी, हाउस, प्रॉपर्टी जो भी होगा, ताकि आप इसके जो लाइबिलिटी है आप इसको खत्म कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक कंपनी में और एक फर्म में। अब कहीं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स जो हो सकते हैं किसी भी फर्म में वो 50 हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अगर 50 से ज्यादा होंगे तो फिर उसको कंपनी के अंडर में ले आना पड़ेगा, कंपनी लॉ में उसको रजिस्टर्ड कराना होगा, और फिर ये फर्म से उठ करके वो लिमिटेड कंपनी हो जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। ठीक है, सो वन पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट मैक्सिमम number of partners in a partnership firm can be 50। क्लियर है? कैन बी 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। एमसीक्यूज में कभी कभी पूछता है। पार्टनरशिप firm is not a separate legal entity like कंपनी की तरह ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ओके, एंड देयर पार्टनर्स are personally liable to pay off their creditors। और वही बात जो अभी हमने यहाँ पे डायग्राम से समझाई थी कि पर्सनली लाइबल होते हैं अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है कुछ मेन पॉइंट्स थे पार्टनरशिप के डेफिनेशन से रिलेटेड। क्लियर है? अब इसको नोट कर लिए होगे, तब हम म्यूचुअल कॉन्सेंट पर चले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलो, अब किसी भी पार्टनरशिप को एक लॉन्ग रन के लिए अगर कंटिन्यू करना है तो ये जरूरी हो जाता है कि हम जितने भी पार्टनर्स हैं
उनके बीच में एक कॉन्सेंट हो, एक एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है, कि हम कंपनी का नेम क्या रखेंगे, कितने पार्टनर्स होंगे, कोई एडमिशन अगर किसी पार्टनर का होता है तो किस प्रोसेस पे होगा, ठीक है, सैलरी किसको कितनी प्रोवाइड करानी है, कमीशन किसको कितना प्रोवाइड कराना है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल किसको कितना देना है, तमाम तरीके की जो बातें होती हैं वो एक फुलफिल हो जानी चाहिए, एक मतलब उसका जितना भी फॉर्मेट है वो तैयार हो जाना चाहिए, कॉन्सेंट तैयार हो जाना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग रन के लिए वो चलता रहे, डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि पार्टनरशिप में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि अगर पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो डिस्प्यूट होगा और डिस्प्यूट के कारण फर्म बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए ये जरूरी होता है कि हम एक एग्रीमेंट बनाएं, और उस एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। डीड मीन्स एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है, इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसका एक अदर जो नेम है और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप, क्लियर है। सो बेसिकली दिस इज द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, क्लियर। अब इसमें कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, ठीक है, किस किस बातों पे इसमें डिस्कशन होता है या क्या क्या चीजें इसमें दी होती हैं। तो इसमें बेसिकली सारी चीजें होती हैं कंपनी से, सॉरी, फर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ना, कंपनी, फर्म का क्या नाम है, एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का क्या नेम है, एड्रेस क्या है, सारी डिटेल जो होती हैं वो सब इस डीड में होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, अगर आपको आगे चल के कोई फर्म में डिस्प्यूट होगा और अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट इसी डीड के अकॉर्डिंग जो है अपना फैसला सुनाएगी, अपना जस्टिस देगी, क्लियर है। तो एक पॉइंट याद लिख लो, और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership deed can be oral or written, can be in oral or written form, clear, but in case of dispute, but in the case of disputes, court will provide justice according to written agreement, okay. But in the case of dispute, court will provide the justice according to the written agreement, कि जो भी रिटर्न एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट आपको जस्टिस देगी, अपना फैसला सुनाएगी। अब what are the points included in the partnership deed? The first point is name and address, name and address of partnership firm. The second points will be name and address of partners. The third point will be bank details of partners. Fourth will be nature of business, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका नेचर क्या है, ये सारी बातें इसमें रहती हैं, ओके। फिफ्थ पॉइंट विल बी सैलरी ऑफ पार्टनर्स,
अब ये देख लेते हैं ये क्या है। पार्टनर्स जो है सैलरी कितना हमको पार्टनर्स को प्रोवाइड कराना है, नाम से क्लियर है कि आप फर्म जो है पार्टनर्स को कितना पर मंथ सैलरी दे रही है या पर एनम कितना सैलरी दे रही है, इसकी डिटेल इसी में होती है, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग हम सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, यही प्रेफर होता है कि रिटर्न फॉर्म में हो, दोनों भी पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर वो साइन किए हों, ठीक है, वो उनका साइन होना चाहिए ताकि आगे चल के कोई डिस्प्यूट ना हो। तो जो भी सैलरी पार्टनर्स को हमें देनी है वो डिटेल यहाँ लिखी रहेगी कि मान लो अगर 3 पार्टनर है तो जितने भी 3 पार्टनर है उनको कितनी सैलरी देनी है, ठीक है। ये सैलरी अलग अलग हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, बात समझ में आ रही है। तो सैलरी पार्टनर्स को हम कितना देंगे इसकी डिटेल यहाँ होती है। 6th, कमीशन ऑफ पार्टनर्स, हम पार्टनर्स को कमीशन कितना देंगे। कभी कभी क्या होता है कि कमीशन का मतलब यह है कि पार्टनर जो है आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट जाके कुछ अच्छा सेल कर देता है। जैसे मान लो कि कोई पार्टनर्स है, ठीक है, कोई पार्टनर है और उसकी सेलिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो अच्छे से सेल कर ले रहा है, ठीक है, तो वो कुछ जितना ज़्यादा वो सेल करेगा, जैसे मान लो कि सेल कर रहा है और अभी क्वेश्चन आएगा भी इस तरीके का, ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई एक काम करो कि मेरी सेलिंग कैपेसिटी अच्छी है, तुम सेल्समैन मत रखो, इसकी जगह ये वाला काम हम ही कर लेंगे, और जितना भी हम सेल करेंगे ना उसका हमको 2% या 3% कमीशन दे देना, ठीक है, उसका 2% या 3% हमको कमीशन देना। तो ये कमीशन हम इसमें ऐड कर देते हैं कि भाई इस पार्टनर को हम, अगर कोई पार्टनर सेल कर रहा है तो हम उसको कमीशन कितना परसेंट के रेट से देंगे, 3% देंगे, 2% देंगे, जो भी है, ठीक है। कोई सेल कर रहा है तो हम उसको 3% का कमीशन देंगे, कोई मार्केटिंग कर रहा है तो हम उसको 2% का कमीशन देंगे या 5% देंगे, कोई ऑपरेशनल जो वर्क है वो संभाल रहा है तो हम उसको 4% का कमीशन देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आई वांट टू से दैट कि all the provisions related to commission of the partners will be defined here, clear है। 7th, interest on capital, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल क्या होगा कि पार्टनर्स है, जैसे मान लो कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, ए ने 5 लाख रुपीस का इंटरेस्ट जो है कैपिटल जो है इन्वेस्ट किया और इसने 3 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया, यह है कैपिटल, ठीक है, यह है कैपिटल। अब है कि ए का जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीस का है, बी का कैपिटल है 3 लाख रुपीस का, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, अब ऐसा नहीं कि ये 5 लाख रुपीस का तो इसको मनमाने तरीके से कुछ भी दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ तो डिस्प्यूट होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक परसेंटेज सेट कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10%। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कितना मिलेगा, 10% पर एनम मिलेगा। अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ हम पैसा फर्म देगी। तो ए विल गेट 50,000 पर एनम एंड बी विल गेट 30,000 पर एनम। अब इसमें क्या है कि डिस्प्यूट ही खत्म हो गया। अब बी नहीं कहेगा ए से कि आपको 50,000 मिल रहा है और हमको तो 30 ही मिल रहा है, ये तो गलत हो गया, नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 10% है। आप भी 5 लाख रुपीस जमा कर दो, 2 लाख और मिला दो, 5 हो जाएगा, तो आपको भी 50,000 मिलने लगेगा। मतलब है कि जिसका जितना ज्यादा कैपिटल उसका उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस पर कोई डिस्प्यूट का जो है पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आई बात समझ में। तो ये इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कहलाता है। अभी क्वेश्चन में ये आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कितना होगा, 5 होगा, 10 होगा, पर एनम होगा, पर क्वार्टर होगा, हाफ ईयरली होगा, दैट ऑल रिलेटेड टू दैट ऑल विल बी गिवन इन द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, क्लियर है। तो ये सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल में दी जाती है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम कितना इंटरेस्ट पर एनम देंगे। आई बात समझ में। 8th point, what will be the next, interest on ड्राइंग, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग देख लेते हैं व्हाट क्या है ये। ड्राइंग आप जानते हो कि पर्सनल एक्सपेंस होता है, ठीक है। ड्राइंग जो है पर्सनल एक्सपेंस होता है।
ठीक है, आगे पिछले क्लास में आपने इसकी एंट्री भी बहुत सारी एंट्रियां की हैं। तो ड्राइंग जो है पर्सनल एक्सपेंस होता है। अब क्या है कि कभी कभी पार्टनर्स को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, उसके घर में कोई बीमार हो गया, कोई शादी हो गई, कुछ भी हो गया, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, और उसके लिए उसको पर्सनल कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, फर्म से पैसा लेगा, ठीक है। तो उस फर्म से जब पैसा लेगा तो उसको बोलेंगे ड्राइंग। अब सपोज कि दो पार्टनर हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं। अब ए ने विड्रॉ किया कितना, सपोज कि 50,000, और बी ने विड्रॉ किया कितना, 40,000, ठीक है। अब जब आप फर्म से पैसा लोगे तो फर्म भी एक तरीके से समझ लो कि सेपरेट, एक हम पर्सन की तरह डील करते हैं। जैसे कंपनी होती है, कंपनी भी एक पर्सन होती है, पर्सन, ठीक है। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म भी नॉट ए रियल, मतलब एग्जैक्ट कंपनी की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको भी एक कंपनी की तरह ही देखा जाता है। अगर हम कंपनी की तरह समझें तो अगर हम आप फर्म से पैसा लेंगे तो ये मेरी लाइबिलिटी है कि हम उसको कुछ पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करें। जैसे आप किसी से पैसा लेते हो, बैंक से पैसा लेते हो, तो आप क्या करते हो, बैंक को लोन के साथ, सॉरी, इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर देते हो। उसी तरीके से पार्टनर जो है अगर फर्म से पैसा लेता है, ठीक है, तो उसको ये उसकी लाइबिलिटी बनती है कि आप उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करिए, ठीक है। तो इस मामले में ये फर्म की इनकम हो जाती है। ड्राइंग जो है ये फर्म की इनकम हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। अब ए ने 50,000 ड्रॉ किया और बी ने 40,000 ड्रॉ कर लिया। अब जब पैसे देने की बारी आएगी तो इंटरेस्ट की हम केवल बात कर रहे हैं, और ये केवल एक डमी एग्जांपल है। इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत चेंज होता है, अभी क्या होता है बाद में बताएंगे, अभी हम नहीं बताना चाह रहे हैं उसको, ठीक है। अब मान लो कि इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग जो है, अब इंटरेस्ट देने की बारी आई, तो ए बोला कि भाई एक काम करते हैं, इसका कैपिटल ज़्यादा था ना शायद, इसका कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपीज़ था शायद, चलो मान लेते हैं कि 5 लाख रुपीज़ था, और बी का कैपिटल कितना है, 3 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। ए ने 5 लाख रुपीज़ कंपनी में इन्वेस्ट किया था और बी ने कितना किया था, 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था। कुछ समय के बाद जरूरत पड़ी, ए ने 50,000 विड्रॉ कर लिया और बी ने 40,000 विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट जब देने की बारी आएगी तो ये 50,000 और 40,000 तो देंगे ही देंगे, वो तो देना ही देना है। इंटरेस्ट कितना देंगे, तो ए कहेगा कि एक काम करो, हम तो बहुत ज़्यादा पैसा पहले ही दे चुके हैं, तो 5 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाए हैं, एक काम करते हैं कि हम केवल 50,000 पे हम सपोज कि 1,000 रुपीज़ पे कर देंगे, और बी तुम केवल 3 लाख रुपीज़ लगाए हो पैसा, ठीक है, तुम केवल 3 लाख रुपीज़ लगाओ, एक काम करो तुम ज़्यादा दे दो, तुम 3,000 दे दो। तो इस तरीके से कोई रैंडम फिगर निकाल के इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल नहीं निकाला जा सकता है। अब क्या होगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्यूट होगा कि भाई हम, तुम कम दे रहे हो, हम क्यों ज़्यादा दें, ठीक है। तो इस बात में इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग को रखा गया है। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इसका एक प्रोविजन है कि अगर आप विड्रॉ करते हो कंपनी से, फर्म से, तो आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा। सपोज द इंटरेस्ट, द ड्राइंग अमाउंट विल बी 10%, ठीक है। ये एक डमी एग्जांपल है, इसलिए केवल मतलब इसमें अभी कुछ चेंज होगा, ठीक है, इसमें अभी कुछ चेंज होता है। डेट दिया रहेगा तो अलग करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो अलग तरीके से करेंगे, वो बाद की बातें हैं, अभी हम लोग बाद में देखेंगे। केवल एक डमी की तरह हम समझा रहे हैं इसको। अब इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% में 5,000, और इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4,000। तो कैपिटल से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर डिस्प्यूट पे हो जाए ना, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो डिस्प्यूट छोटी छोटी बातों पे होता है कि मैं भाई, हमने 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल लगाया है, तुम केवल 3 लाख लगाए हो, तो एक काम करो तुम ज़्यादा दे दो, हम कम दे दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ रूल्स रेगुलेशन से चलेगी। 10% ड्राइंग का रेट है, भाई आप 50,000 लिए थे, उसका 5,000 होता है, आप जमा कर दो। आप 40,000 विड्रॉ किए थे, इसका 4,000 होता है, आप जमा कर दो, ठीक है। कैपिटल का झंझट नहीं है कि तुमने ज़्यादा लगाया था या तुमने कम लगाया था। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग जो है पार्टनर, फिर से सुन लो, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग जो है पार्टनर फर्म को देता है, ठीक है। तो ये इनकम हो जाती है फर्म की, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू
प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स टू फर्म। क्लियर है? और इसलिए ये फर्म की इनकम हो जाती है। 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो छूट भी रहा है, देखो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म में जब लास्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे या जितने भी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एलोकेट करेंगे। ठीक है, एलोकेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख रुपीस का। ठीक है, 5 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट आ रहा है और दो पार्टनर हैं, देयर इज अ टू पार्टनर ए एंड बी ऑफ रेशियो 3:2। ठीक है, चलो यहां लिख देते हैं A is to B and the ratio is 3:2। ठीक है, so A will get 3/5 into 5 lakh rupees, 3 lakh rupees, and B will get 2 lakh rupees. Okay, this 5 lakh rupees will be divided between A and B in the 3:2 or in the given profit sharing ratio. ये जो 5 लाख रुपीज है ए और बी में डिवाइड हो जाएगा 3:2 के रेशियो में। क्लियर है? सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे आपको गिवन होगा, अगर नहीं दिया है तो इक्वल माना जाएगा। ठीक है, इफ नॉट गिवन द रेशियो विल बी 1:1। क्लियर है? If nothing will be given in the profit ratio, then the profit ratio will be considered equally. Clear है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या इसमें हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इस डीड में क्या क्या चीजें और शामिल हो सकती हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स प्रोवाइडेड बाय फर्म। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय फर्म, और यहां मैंने लिखा है प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, प्रोवाइडेड बाय पार्टनर एंड हियर इट इज प्रोवाइडेड बाय फर्म। ठीक है, और यहाँ टू पार्टनर मैंने लिख दिया, इसलिए फिर यहाँ पे टू पार्टनर नहीं लिखेंगे, गलत, अच्छा नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन द लोन क्या है? इंटरेस्ट ऑन द लोन क्या है? लोन ये है, ड्राइंग में जैसे हमने देखा कि पार्टनर ने लोन ले लिया फर्म से, ड्राइंग वाले केस में अभी हमने देखा था कि फर्म जो है, ड्राइंग पर्सनल एक विड्रॉल होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो ड्राइंग के केस में हमने देखा था कि पार्टनर जो है कंपनी से, फर्म से पैसे विड्रॉ कर रहा है, लोन ले रहा है, तो कंपनी फर्म को उसने इंटरेस्ट पे कर दिया। लेकिन अब ये लोन क्या है, कभी कभी क्या होता है, उल्टा होता है, फर्म जो है पार्टनर से लोन ले लेती है। ठीक है, फर्म जो है पार्टनर से लोन लेती है, मतलब कि फर्म नहीं लेगी, पार्टनर खुद ही इन्वेस्ट करता है, एज जैसी जरूरत होगी वैसा वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो कभी कभी पैसे की जरूरत होती है तो पार्टनर जो है कुछ पैसा एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं लोन के तौर पर इन्वेस्ट कर देता है। तो अब फर्म में इसने पैसा दिया है, जब पैसा दिया है तो जाहिर सी बात है कि अब कंपनी की लाइबिलिटी बनती है, फर्म की लाइबिलिटी बनती है कि आप उसको इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट प्रोवाइड करो। किसको? पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करो। जब ड्राइंग में पार्टनर ने पैसा लिया था, जब ड्राइंग में पार्टनर ने पैसा लिया था तो फर्म को इंटरेस्ट दिया था। अब जब फर्म पैसा ले रही है तो पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। तो यही चीज है इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द पार्टनर प्रोवाइडेड बाय द फर्म। आई बात समझ में? इसका भी रेट गिवन होता है। ठीक है, रेट गिवन होता है कि किस रेट पर दिया जाएगा, 6% है, 5% है, 10% है या 8% है। ठीक है, इट विल बी डिफाइंड इन दिस कॉलम, इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द पार्टनर्स प्रोवाइडेड बाय द फर्म। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं? और हो सकता है 11th पॉइंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है,
डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस डेट को स्टार्ट हुआ था, क्लियर। फिर मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, इसके बारे में अभी हम नहीं बताएंगे ज्यादा, क्योंकि अभी इसके रिलेटेड अभी सेकंड थर्ड चैप्टर में खुद ही पढ़ोगे। पहला 11th पॉइंट देख लेते हैं कि कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना। बिजनेस किस डेट से स्टार्ट हुआ था ये भी इसमें डिफाइन होता है, क्लियरली डिफाइन होता है कि इस तारीख से बिजनेस स्टार्ट हुआ था। 11th के बाद 12th पॉइंट है कि मेथड ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन। मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन का मतलब कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम इस तरीके से नॉर्मल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसका मेथड होता है अलग अलग, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका वैल्यू, इसका यूज इसलिए हो जाता है इसको मेथड को कैलकुलेट करने का, गुडविल कैलकुलेट करने का, कि अगर हमको नए पार्टनर को ऐड करना है ना, ठीक है, तो पुराने गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको नए पार्टनर्स में उसको शेयर करते हैं। अभी इसके बारे में अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, इसलिए इसको डिटेल मत समझो, कि बस जो भी गुडविल वैल्यूएशन है उसका मेथड कैसे होगा, उसको कैलकुलेट करने का मेथड कौन सा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? गुडविल भी आपका एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा ये इसमें डिफाइन होता है। क्यों कैलकुलेट करेंगे ये मत समझना, क्योंकि ये अभी हम आगे चैप्टर में समझाएंगे। और क्या हो सकता है 13 पॉइंट, मेथड टू सॉल्व एनी डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, इसमें दिया होगा। फिर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे आप फॉलो करोगे या कौन सा अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करोगे, वो सारी चीजें डिफाइन की जाएंगी। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्या रूल रेगुलेशन है। बेसिकली सबसे कॉमन जो रूल यही है कि अगर वो 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी जो है अगर किसी नए पार्टनर्स को एडमिट करने के पक्ष में है तो हम उसको एडमिट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मतलब सब यही कहने का मतलब है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स अगर ये चाह रहे हैं कि किसी को हम एडमिट कर लें, किसी नए पार्टनर को, तो हम एडमिट कर लेंगे। कहीं कहीं 2/3 की मेजॉरिटी होती है, कहीं कहीं कोई और भी तरीका हो सकता है। जो भी तरीका होगा वो इस सेक्शन में डिफाइन किया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स को लिखवाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड के बारे में आपने समझा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये ओरल और रिटन दोनों ही हो सकते हैं, बट रिटन अगर कोर्ट में कोई डिस्प्यूट होता है तो रिटन फॉर्म जो है ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि कोर्ट उसे अकॉर्डिंग जो है जस्टिस अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन क्या होगा कि अगर ओरली है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। अब नहीं है का मतलब नहीं है, ये नहीं कहने का मतलब ये है ही नहीं पार्टनरशिप डीड, बस उठे और बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। पार्टनरशिप डीड ओरल होना या ना होना बात बराबर है, ठीक है। ओरल होना और ना होना बात बराबर है, क्योंकि अगर ओरल है तो कल की डेट में कोई भी पार्टनर कहेगा कि नहीं ये रूल था ही नहीं, इन सैलरी का कोई प्रोविजन था ही नहीं। ओरली है, रिटर्न तो कुछ है नहीं, साइन तो कुछ किया नहीं हो, ठीक है, रजिस्टर्ड तो कुछ कराए नहीं हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ओरल होना या ना होना बात बराबर है। तो अगर ये तो रिटर्न के केस में कि अगर रिटर्न हुआ तो ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए जाते हैं, कुछ बढ़ाए घटाए भी जाते हैं जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ओरल हुआ तब क्या करेंगे, तो इसमें से कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, उसमें से कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, जिस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।